मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ रहे थे और पीछे की कक्षा में हम लोगों ने स्वदेशी की अवधारणा वाला जो टॉपिक था वो अपना चल रहा था, उसको हम पूरा करते हैं आज। और कोशिश ये करते हैं कि आज वाला ये जो टॉपिक्स है, ये चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाए और आगे आने वाली कक्षा में हम नए टॉपिक का अध्ययन करें। उससे पहले मैंने आपको जो सिलेबस बताया था वो सिलेबस आपको पूरा तैयार करना है, जिनमें हम लोगों ने मानव संसाधन, परिवहन व संचार, ये 2 चैप्टर हम लोगों ने लिए थे। आपको इनकी पूरी तैयारी करनी है। जो सितंबर की फर्स्ट वीक में ऑनलाइन टेस्ट होने जा रहा है, उसके अंतर्गत आपको ऑब्जेक्टिव जो टाइप के क्वेश्चन है वो नहीं मिलेंगे। इसमें जो लिखित क्वेश्चन है वो ही सारे आएंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में एक तो टेस्ट छोड़ना नहीं है, बराबर आपको जो वीडियोस हैं वो देखने हैं। पीछे ये जो दोनों चैप्टर हैं इनका आपको अध्ययन करना है पूरा तरीके से। ऐसे नहीं कि अभ्यास भरने हैं तो हम वो भर देंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पूरा लिखित में ही ये पूरा पेपर करना होगा, जैसे आप लोग कक्षा के अंतर्गत करते हो। अब हम देखते हैं कि इस पाठ के अंतर्गत हमने जो टॉपिक लेकर रखा था वो था अपना स्वदेशी की अवधारणा। स्वदेशी की अवधारणा और स्वदेशी की अवधारणा के अंतर्गत हम लोगों ने पीछे की कक्षा में स्वदेशी की परिभाषा देखी थी कि स्वदेशी का मतलब होता है स्वयं के देश में बना हुआ। और यहाँ की जो कंपनियां हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने देखा था टाटा है, गोदरेज है, अमूल है, हीरो है, पतंजलि है, ये सब क्या करती है, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देती है, इस पर बल देती है। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछली कक्षा में कि जो स्वदेशी की अवधारणा है वो अपने देश में कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी का जो विचार था वो बहुत अहम और बहुत ठोस साबित हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के विभिन्न चरणों में। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्वदेशी है वो अपने लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए, जो सेकंड पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, जो मैंने समझाया है वो का वही है, तो इसकी एक बार रीडिंग कर लेते हैं। स्वदेशी की भावना भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई नया परिवर्तन नहीं है। इस भावना ने अनेक बार राष्ट्र को एकजुट करने का कार्य किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में स्वदेशी की भावना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्वतंत्रता के स्वदेशी आंदोलन में ब्रिटिश उत्पादकों का बहिष्कार करना और घरेलू उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने की रणनीति अपनाई गई थी। महात्मा गांधी ने स्वदेशी को स्वतंत्रता आंदोलन में एक हथियार के रूप में काम में लिया था। गांधी जी ने जन जन को जागरूक बनाकर स्वदेशी अपनाने के लिए उन्होंने प्रेरणा भी दी। गांधी जी का मत था कि भारत स्वतंत्र तथा स्वशासित ही नहीं, यानी भारत हमेशा से आजाद रहने वाला और स्वशासित, यानी यहाँ पर किसी दूसरे देशों का की गुलामी नहीं होनी चाहिए, अपने द्वारा ही शासन किया जाता है, यहाँ के लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, बल्कि भारत आत्मनिर्भर भी होना चाहिए। यानी स्वदेशी की जो धारणा थी उसके पीछे गांधी जी का विचार था कि भारत स्वतंत्र तो है ही, स्वशासित भी है, और स्वदेशी अपनाकर भारत क्या बन जाएगा, एक आत्मनिर्भर और सशक्त राष्ट्र बन जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा एक प्रभावशाली अवधारणा है। अब देखते हैं स्वदेशी के कारण जो वैश्वीकरण का दौर आया, उदारीकरण का दौर आया, उससे ये जो भारत के जो छोटे छोटे लघु व कुटीर उद्योग धंधे हैं, एक तो उन पर प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ा, अनुकूल तो पड़ा, जो पड़ा प्रतिकूल ज्यादा पड़ा। तो वो क्या पड़ा, 1990 के दशक के प्रारंभ से शुरू हुए वैश्वीकरण के दौर में स्वदेशी का प्रचार कुछ समय के लिए अपनी उपयोगिता खो बैठा। 1991 में हम लोगों ने जो आर्थिक सुधार के एजेंडे अपनाए थे, कार्यक्रम अपनाए थे, उनमें लोगों का जो ध्यान था वो विदेशी चीजों की ओर ज्यादा गया। अपने देश में बनी हुई चीजें या स्वदेशी जो शब्द था वो अपनी उपयोगिता खो गया, उसका मूल्य कम हो गया। धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों को यह महसूस हुआ कि विकसित राष्ट्र विश्व व्यापार संगठन के नियमों की अनदेखी करते हैं तथा मुक्त व्यापार की नीति का ईमानदारी से पालन नहीं करते। विकासशील देशों को वैश्वीकरण से कुछ लाभ तो हुए, लेकिन हानियां ज्यादा हुई। वैश्वीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दबाव में अनेक भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी की समस्या कठिन हो गई। अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं समझौतों के कारण भारत सरकार विदेशी कंपनियों के आगमन पर प्रभावी नियंत्रण नहीं लगाती है। इन स्थितियों ने भारत की जनता को विचार के लिए बाध्य किया। न्याय संगत वैश्वीकरण के अभाव में स्वदेशी की भावना पुनः जोर पकड़ने लगी और वर्तमान में
इसे स्वदेशी की भावना को काफी अर्थपूर्ण बना दिया। लेकिन इसको समझते हैं, पहले इसको कोशिश करते हैं इसको समझने की कि ये क्या कहा गया है। देखिए, आर्थिक सुधारों को अपनाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई बार काफी प्रयोग करने पड़ते हैं, और ये प्रयोग ऐसे भी होते हैं कि हमें विदेशी कंपनियों के साथ संधि समझौते करने पड़ते हैं, उनको अपने बाजार में जगह देनी पड़ती है, और ये गलत भी नहीं है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन एक तरफ जहां पर विदेशी कंपनियां अपने देश में आकर अपना साम्राज्य स्थापित करती है, तो अपने देश में उत्पादित वस्तुओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जैसे हुआ भी यही, हम लोगों ने खिलौने वाला एक एग्जाम्पल देखा था कि चीन में बने हुए खिलौने जब भारतीय बाजारों में आते हैं, तो भारतीय बाजार में बने हुए जो खिलौने या भारत में जो बने हुए खिलौने हैं वो महंगे होने के कारण बिकते नहीं है। धीरे धीरे वो जो उद्योग है वो धीरे धीरे ठप होने लगता है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं जो उससे जुड़े हुए हैं। तो ये जो वैश्वीकरण का एक दौर अपनाया था, उसमें कुछ समय के लिए जो स्वदेशी की भावना थी वो अपना अस्तित्व खो चुकी थी। परंतु धीरे धीरे विकासशील लोगों को ये समझ में आ गया कि ये जो विकसित राष्ट्र है वो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन नियमों की अनदेखी करते हैं, उद्योग धंधों में अपनी मनमर्जी का उपयोग करते हैं, और धीरे धीरे इन्होंने ये जो विकासशील राष्ट्र है उनको एक प्रयोगशाला के रूप में देखा है कि अपने देश में बहुत सारी बढ़िया अच्छी चीजें बनाओ और उन्हें उन देशों में भेज दो जो विकासशील देश हैं, उनको मदद की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे उन देशों की अर्थव्यवस्था तो सुधर जाएगी जो विकसित है, लेकिन जो विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश है वो दो राहे पर खड़े हो जाएंगे। एक तो वो विदेशी कंपनियों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उनको छोड़ भी नहीं पाएंगे, और अपने देश में जो कंपनियां हैं उनका माल भी नहीं बिकेगा। तो इस तरह से उनकी जो दो राहों वाली स्थिति आ जाएगी वो बड़ी भयंकर आएगी। धीरे धीरे जो विकासशील राष्ट्र है उनके सामने ये समस्या आई, तो उन लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा और समझकर इसका उन्होंने ये उपाय निकाला कि ठीक है, हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, वैश्वीकरण को बढ़ाना है, उदारीकरण की प्रक्रिया को भी अपनाना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें स्वदेशी जो उत्पादन है उस पर ज्यादा बल देना है। क्योंकि अपने देश में अगर हम वस्तुओं का निर्माण करेंगे तो वो वस्तुएं क्या होगी, देश के लोग उन वस्तुओं का उपयोग करेंगे, ज्यादा उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, प्रौद्योगिकी का विकास होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, गरीबी में कमी आएगी, लोगों की गुणवत्ता में सुधार होगा, राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो किस पर निर्भर थी, स्वदेशी की भावना पर निर्भर थी। धीरे धीरे विकासशील राष्ट्रों को ये बात समझ में आई और उन्होंने स्वदेशी की जो अवधारणा थी उसको अपनाना शुरू किया। अब यहाँ पर जो प्रश्न आता है वो आता है स्वदेशी के लाभ। स्वदेशी के लाभ, तो देखिए स्वदेशी के क्या लाभ है। आपकी किताब में 10 लाभ दिए हुए हैं, 10 में से जो आपको 4 पसंद है वो करने हैं, लेकिन मैं सारे करवा रही हूँ यहाँ पर। पहला है, स्वदेशी की अवधारणा से भारतीय उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और इससे उद्योगों के विकास के अच्छे अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। पहला छोट में बता रही हूँ मैं, इन छोट आपको बता रही हूँ कि वस्तुओं की मांग बढ़ेगी वह नई प्रौद्योगिकी को अवसर प्राप्त होंगे। सीधी सी बात है, स्वदेशी के कारण क्या होगा, अपने देश में वस्तुओं की लोगों में मांग बढ़ेगी। अब मांग बढ़ेगी तो उस मांग की पूर्ति करने के लिए क्या बढ़ेगा, उद्योग धंधे बढ़ेंगे। उद्योग धंधे बढ़ जाएंगे तो नए नए उद्योगों को क्या प्राप्त होगा, अवसर प्राप्त होगा, ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेंगे। अब जहां पर प्रौद्योगिकी बढ़ी है वहां पर रोजगार के साधन स्वतः ही बढ़ जाएंगे। तो स्वदेशी किसको बढ़ाती है, प्रौद्योगिकी को बढ़ाती है, नए नए अवसरों को बढ़ाती है। सेकंड देखिए इसका क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। दूसरा देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। अभी राष्ट्रीय आय में वृद्धि देखिए कैसे होगी,
कैसे होगी कि मान लीजिए प्रौद्योगिकी बढ़ी, उद्योग धंधे बढ़े, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो किसकी संभावना बढ़ेगी, रोजगार की संभावना बढ़ेगी, रोजगार बढ़ जाएगा। रोजगार अगर बढ़ जाएगा तो रोजगार के बढ़ने से क्या बढ़ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो क्या बढ़ जाएगी, राष्ट्रीय आय स्वतः ही बढ़ जाएगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय। इस तरह से देखिए स्वदेशी की अवधारणा से प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, प्रौद्योगिकी से रोजगार के अवसर बढ़े, प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो राष्ट्रीय आय स्वतः ही बढ़ जाएगी। ये किसको बढ़ाती है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि बढ़ाती है। कौन, स्वदेशी की अवधारणा। दूसरा पॉइंट अपना हो गया है। थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत क्या होगा, रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। ये तो हमने अभी देखा है। चौथा पॉइंट देखिए, धन निष्क्रमण पर रोक लगेगी। कैसे लगेगी ये रोक, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है दूसरे देशों से यहाँ पर आती है, अपना उद्योग धंधा स्थापित करती है, वो उनको जो लाभ होता है वो लाभ यहाँ पर बांट कर तो जाती नहीं है कि चलो लाभ हुआ है तो यहाँ के मजदूरों में बांट दो, यहाँ की सरकार को उसका लाभांश का वितरण कर दो, ऐसा नहीं होता। वो लाभ अपने देश में लेके जाती है। यानी भारत का पैसा कहाँ जा रहा है, विदेशों में जा रहा है। और विदेशों में जाने से क्या होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था तो जहां थी वहीं की वहीं रुक जाएगी। तो इससे जो धन निष्क्रमण हो रहा है, भारत का पैसा कहाँ जा रहा है, भारत का पैसा तो विदेशों में जा रहा है, उस पर क्या लग जाएगी, रोक लग जाएगी। यानी भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, ये विदेशों में नहीं जाएगा। तो स्वदेशी क्या करती है, धन निष्क्रमण पर भी क्या लगाती है, रोक लगाती है। यानी धन का जो भारतीय धन है वो बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद में देखिए चौथा पांचवा पॉइंट, घरेलू उत्पादन बढ़ने से आयातों में कमी आएगी। आयातों पर होने वाले खर्च जो मूल्यवान है वो कम होंगे और विदेशी मुद्रा बच जाएगी। आयातों में क्या आएगी, कमी आएगी। अब ये कैसे होगा, देखिए कि आयातों में कमी किस तरह से आएगी। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में देश में ही वस्तुओं को बनाया जाएगा तो हमें विदेशों से उन वस्तुओं को मंगवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखिए, मान लीजिए हमें अमेरिका से कोई वस्तु मंगवानी है, कोई भी मटेरियल मान लेते हैं, कोई कच्चा माल मान लेते हैं, तैयार माल मान लेते हैं, वो मंगवाना है। अब हमें उस जो माल है उसका भुगतान हमें किस रूप में करना पड़ेगा, भारतीय मुद्रा के रूप में नहीं, डॉलर के रूप में करना पड़ेगा। और हमने ये देखा कि भारतीय जो मुद्रा है वो डॉलर के मुकाबले कम है, उसका मूल्य जो है वो कम है। तो इस तरह से हमें भारतीय मुद्रा जो है वो 2 या 3 या 4 या 5 गुना रूप में किसको भुगतान करनी पड़ेगी, अमेरिका को भुगतान करनी पड़ेगी। तो ये जो मूल्यवान मुद्रा है या फिर आयातों पर ये जो खर्च होता है, बहुत बढ़ा हुआ खर्च, वो क्या हो जाएगा, अपने आप ही रुक जाएगा। और जो मूल्यवान मुद्रा अपने पास आती है, जैसे हमने अमेरिका को कोई वस्तु भेजी है तो वो डॉलर के रूप में उसका भुगतान करेगा, वो तो वहां से डॉलर ही आएंगे, फिर हम उसको भारतीय मुद्रा में क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। तो मूल्यवान मुद्रा अपने पास रहेगी। और अगर हम लोगों ने वस्तुओं का बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पादन अपने देश में ही किया है तो ये मूल्यवान जो मुद्रा है वो अपने देश में बच जाएगी और हम इसका उपयोग क्या करेंगे, देश के विकास में कर सकते हैं। तो स्वदेशी किसको कम करती है, आयातों में क्या करती है, कमी करती है। आयातों की भावना, जो आयात होते हैं उन पर अनावश्यक जो खर्च होता है उसमें वो कमी लाती है। आत्मनिर्भरता बढ़ेगी।
ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी। आत्मनिर्भरता कैसे बढ़ेगी? भाई अपने देश में हम वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, बेरोजगारी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, लोगों की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, शिक्षा का स्वास्थ्य का स्तर उन्नत हो रहा है, अपने आप ही आत्मनिर्भरता आ जाएगी। जैसे वर्तमान में हम देखते हैं कि सरकार के द्वारा ये कार्यक्रम चलाया भी जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत बनेगा तो जो खुद पर ही निर्भर रहता है, जिसे अन्यों की लोगों की आवश्यकता ही नहीं है, तो आत्मनिर्भरता क्या होती है? संकट काल की परिस्थिति में एक देश का सुरक्षा कवच होती है। कोई ऐसी विपदा आती है तो उस विपदा के समय हमें दूसरे देशों की तरफ देखना नहीं पड़ता है कि इस वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति हमें ये देश करेगा, ये देश करेगा, बल्कि हम अपने देश में ही उस वस्तु की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो क्योंकि हम आत्मनिर्भर है और संकट काल की परिस्थिति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, ये सुरक्षा की भावना को बढ़ाती है, एक राष्ट्र के लिए कवच का कार्य करती है। तो आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जैसे वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत का कार्यक्रम संचालित भी किया जा रहा है, तो आत्मनिर्भरता में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसके बाद में 7वां पॉइंट देखिए क्या कहता है आपका, सरकार को राजस्व अधिक प्राप्त होगा। सही है, राजस्व में वृद्धि। भाई ज्यादा उद्योग धंधे होंगे, ज्यादा कारोबार चलेगा तो टैक्स बढ़ेगा, सरकार को कर के रूप में ज्यादा राजस्व मिलेगा, और राजस्व ज्यादा मिलेगा तो जैसे व्यापारी वर्ग ज्यादा बढ़ेंगे, व्यापार ज्यादा होगा, व्यापारी वर्ग बढ़ेंगे, व्यापारी वर्ग बढ़ेंगे तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा तो सरकार क्या करती है? जनता का पैसा जनता पर ही खर्च करती है। सरकार फिर उस पैसों को कल्याणकारी कार्यों में लगाएगी, जनता का विकास करेगी, देश का विकास करेगी, आर्थिक सुधार करेगी, सामाजिक सुधार करेगी। तो इससे क्योंकि राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार की आय में वृद्धि होगी, तो देश अपने आप ही तरक्की करेगा। और ये सब किससे होगा? ये सब स्वदेशी से होगा। स्वदेशी कंपनियों की कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करेगी। 8वां पॉइंट यहाँ लिख रही हूँ, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग। अगर विदेशी कंपनी भारत में आती है, यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं वो उनका वो अंधाधुंध उपयोग करती है। अंधाधुंध का मतलब उनको इस बात की दर्द नहीं होता, दुख नहीं होता कि जो प्राकृतिक संसाधन है इस देश के खत्म हो जाएंगे, जबकि अपने देश में होता है कि अगर यहाँ की स्वदेशी कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेगी तो वो सीमित अवस्था में करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अपने देश में प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति क्या है। तो इस तरह से जो विदेशी कंपनियां हैं वो अगर भारत में आकर व्यापार करेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या करेगी? दोहन करेगी ज्यादा। और जो विदेशी कंपनियों की अपेक्षा जो भारतीय उत्पाद है या भारतीय उत्पाद बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करेगी? वो इन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तो करेगी, लेकिन कौन सी अवस्था तक करेगी? ये सीमित अवस्था में करेगी और उनका सदुपयोग करेगी, उनका दुरुपयोग नहीं करेगी। तो ये लाभ किसका है? ये लाभ है स्वदेशी का। 9वां पॉइंट देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। आपको 10 में से कोई से ऐसे 4 पॉइंट करने हैं जो आपको सही लगे, लेकिन ध्यान थोड़ा सा और बताऊंगी कि इस तरह से आप इस तरह से पॉइंट बढ़ा सकते हैं अपने नंबरों के। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का क्या करते हैं? विरोध करके भारत के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। ऐसे राष्ट्रों पर स्वदेशी को अपनाए जाने के कारण क्या हो जाएगा? दबाव उत्पन्न हो जाएगा। बहुत बार ऐसी स्थिति देखती है अंतरराष्ट्रीय मंच पर हमने कि कुछ ऐसी विदेशी कंपनियां हैं भारत में आती है, व्यापार करती है, बहुत लाभ कमाती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाकर वो भारत
भारतीयों के लिए क्या करती है, उनकी बुराइयां करती है, उनका विरोध करती है। अगर इस तरह से रोक लग जाएगी विदेशी कंपनियां के भारत पर, या स्वदेशी को बढ़ावा मिलेगा, हम दूसरे देशों पर निर्भर ही कम रहेंगे, तो विदेशी कंपनियां जो है वो भारत में कम आएगी। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का विरोध, यानी एक तरफ तो लाभ भी हमसे ही कम कर रहे हैं और विरोध भी हमारा ही कर रहे हैं, हमारा ही खा रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं। तो इस तरह की जो स्थिति होती है वो बच जाएगा भारत, क्योंकि आत्मनिर्भर हो जाएगा। और जो देश आत्मनिर्भर हो जाता है वो दूसरे देशों पर निर्भरता को तो कम करता है, साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर दबाव की जो स्थिति आती है उस पर वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई भी राष्ट्र उसको दबाने की स्थिति में नहीं होगा। उनको ये पता होगा कि ये सक्षम है, काबिल है, आत्मनिर्भर है, अपने देश में स्वदेशी उत्पादन कर सकता है, हम पर इनकी निर्भरता है ही नहीं। तो जिन पर निर्भरता नहीं है उनको विरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये जो स्थिति उत्पन्न होती है विरोध वाली, वो स्थिति क्या हो जाएगी, स्वतः ही कम हो जाएगी। स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है, ये तो होना ही था। और राष्ट्रवाद देश के विकास के लिए प्रभावशाली तत्व है, यानी अपने देश में बनी हुई चीजों के, जैसे भाई वही बात हो गई कि कोरोना के काल में हम लोगों ने देखा था कि जो बाजार से मिठाइयां हम लाते हैं वो मिठाइयां हम लोगों ने घर पे बनाई, यानी आत्मनिर्भर हो गए मिठाई बनाने में। उनके प्रति क्या होता है, प्रेम की भावना ज्यादा होती है, अच्छी भी लगती है, प्रेम की भावना ज्यादा विकसित होती है। हम अब डिपेंड नहीं है कि हम बाहर से आएगी तभी वो चीज खाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको घर पे बनाकर खाना सीख लिया। तो ये क्या बढ़ाती है, अपने अंदर आत्मनिर्भरता की भावना बढ़ाती है। स्वदेशी का मतलब होममेड बना लिया, हमने घर पे बनाया, कभी जलेबी बनाई, कभी कुछ बनाया, कभी कुछ बनाया। अब इस तरह से बाहर जो बाजार है उस पर अपनी निर्भरता कम हो गई। हालांकि ऐसा करना नहीं है कि ऐसे सारे घर पे ही बना के खा ले, अपना खुद का बाजार है, घर पे बनाऊं लेकिन बाहर का भी खाऊं। इसके साथ साथ ये देखिए, बाहर का खाओ का मतलब ये नहीं कि इस टाइम खाओ, अभी नहीं कुछ करना ऐसा। इसके साथ साथ हमने ये देखा है कि स्वदेशी की जो भावना है वो अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो विरोध का सामना करना पड़ता है उस विरोध को भी क्या करती है, कम करती है, और राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करती है। लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसका। स्वदेशी के परिप्रेक्ष्य में यह समझना चाहिए कि उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार दोहन नहीं होना चाहिए कि भविष्य के लिए कुछ शेष नहीं रहे। ये बात ध्यान रखनी है। कि स्वदेशी का मतलब ये नहीं है जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका सबका उपयोग एक साथ ही कर लो, उनका नाश कर दो, ज्यादा उत्पादन बढ़ाओ, नहीं। हमें स्वदेशी के साथ साथ ये जो सतत या धारणीय पोषण की अवधारणा है उसको भी कायम रखना है। यानी इतना ही हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है, उनके साथ साथ उनको बचाना है ताकि भावी पीढ़ी भी उनका क्या कर सके, उपयोग कर सके। ये बहुत ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि प्रौद्योगिकी बढ़ेगी तो कच्चे माल का दोहन ज्यादा होगा, लेकिन इस अवस्था में हमें प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग होने से भी बचाना है। भारत की सभ्यता और संस्कृति में वैश्वीकरण की अवधारणा पहले से ही इस रूप में विद्यमान है कि सारी दुनिया एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो हमेशा से भारत लेकर चला है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सर्वे सन्तु निरामया वाली जो सभी सुखी रहे, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहे, ये जो भावना है वो भारतीय संस्कृति में पहले से ही विद्यमान है। इसका प्रत्येक सदस्य निरोग और सुखी रहना चाहिए। इसका प्रत्येक सदस्य भारतीय परंपरा में दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के निरोग एवं सुखी रहने का आधार दूसरे का ध्यान पर केंद्रित है, जबकि वर्तमान में यूरोप और अमेरिका से वैश्वीकरण को जिस रूप में प्रतिष्ठित किया जा रहा है वो केवल मुनाफा कमाने पर केंद्रित है। स्वदेशी अवधारणा ही वह अवधारणा जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति, परिवार, समाज और कल्याण से समस्त विश्व के कल्याण की ओर अग्रसर होने का प्रयास किया जा सकता है। हम सभी व्यष्टि से समष्टि की ओर बढ़े। तो ये अपना पॉइंट था स्वदेशी वाला, बहुत अच्छा था, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको इग्नोर नहीं करना है। आपके पास 10 पॉइंट है, 10 में से आप 4 कर लेते हैं, लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो पॉइंट छोटे होते हैं उनके साथ हम दूसरा जो पॉइंट है उनको इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कुछ एक ही लाइन है उसके साथ हमें कुछ और थोड़ा सा नंबर बढ़ाने हैं, अपने उत्तर को बहुत स्पष्ट करना है, सटीक करना है, तो एक दूसरा पॉइंट हम उसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, मिलता जुलता सा। ठीक है, अब ये तो हो गया स्वदेशी तक। अब लास्ट अपना जो टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है कौशल विकास। और कौशल विकास और उसके बाद में हम नया चैप्टर इसके साथ लेंगे। 3 चैप्टर हो चुके हैं अर्थशास्त्र के, ये लास्ट टॉपिक है कौशल विकास वाला, बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी अभ्यास प्रश्नों में प्रश्न दिए हुए हैं, स्वदेशी वाला भी दिया हुआ है, कौशल विकास वाला भी दिया हुआ है। तो आगे आने वाली कक्षा में हम कौशल विकास का अध्ययन करेंगे
आपको सिलेबस मैंने पूरा बता दिया है, पाठ्यक्रम आपको लिखवा दिया है टेस्ट का। उसकी आप घर पर बढ़िया से तैयारी करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है आपको, सभी टेस्ट देने हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं उन सबको ऑनलाइन ही होंगे, आपको देने हैं, ध्यान रखना है, तैयारी के साथ देने हैं। पूरा जो आपका सिलेबस 2 पार्ट दिए हैं हमने, 2 पार्ट ज्यादा नहीं है, आप आराम से इतना टाइम मिलता है कि आप उनको बैठकर पढ़ सकते हो। और आपके जो भी आसपास वाले बच्चे आपको ये लग रहा है कि थोड़ा सा ये टेस्ट के मामले में इग्नोर कर रहे हैं, तो उनको भी आप समझा सकते हो, उनसे बातचीत कर सकते हो। मैं बराबर सब बच्चों से बात कर रही हूँ। आप थोड़ा सा इसको सीरियसली ले टेस्ट को, और बराबर इसका जो पाठ्यक्रम है उसका अध्ययन करें। आगे आने वाली कक्षा में हम इसके जो अन्य बिंदु है उन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। खाली कौशल विकास वाला जो चैप्टर है, कौशल विकास वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक अपना बचा हुआ है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि 3 अपने हो चुके हैं, 5 चैप्टर अपने पास अर्थशास्त्र में अभी है। एग्जाम के ब्लूप्रिंट की दृष्टि से मैंने आपको ये बताया था कि 4 मार्क्स का आता है इसमें क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी 4 नंबर का आएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि जो 4 नंबर के हिसाब से आपको बड़े क्वेश्चन करने हैं, छोटे इसमें नहीं आते हैं। इसके साथ साथ जो 16वां चैप्टर है और 17वां चैप्टर है, वो 2 चैप्टर आपके बचे हुए हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत। ज्यादा लंबे नहीं हैं, छोटे हैं। उसके बाद में हम सीधा पीछे की जो अपने छूटे हुए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो जो सिलेबस है अपना वो काफी अच्छी स्थिति में चल रहा है, कवर हो रहा है। और जो बच्चे बराबर इससे जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से इससे जुड़े हुए हैं, उनको ये भी लग रहा होगा कि हम लोगों ने पूरा तैयारी जो है हमारी सही चल रही है, हमने सारे टॉपिक्स क्लियर किए हैं। जैसे जैसे वीडियोज आए उन लोगों को देखा, उनका काम पूरा है। आज उनको कम से कम इस चीज की तसल्ली तो है कि वो बराबर हमारे हैं। और एग्जाम भी होगी आगे, स्कूलों के लिए भी कोई ना कोई नई गाइडलाइन का उपयोग किया जाएगा। सारी चीजें बच्चों के हित को ध्यान में रखकर ही की जाएगी। तो आप इस तरह की जो ये लापरवाही कर रहे हैं ना, वीडियो नहीं देखने की, काम नहीं करने की, इस तरह की लापरवाही आप थोड़ा न करें। बराबर स्कूल की तरफ से ये जो वीडियो जा रहे हैं इनसे जुड़े, अपना होमवर्क कंप्लीट करें। कोई समस्या आती है तो वो समस्या बताएं। आगे आने वाली कक्षा में हम जो कौशल विकास है उसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।